बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है थर्मिस्टर और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आप लोग इसको कीजिएगा। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स किए जा सकते हैं। पहले तो थर्मिस्टर की डिस्क्रिप्शन है, फिर उसकी कंस्ट्रक्शन है और फाइनली लास्ट 2 पैराग्राफ में इसके यूजेस दिए गए हैं। तो आप इसको 3 पार्ट्स में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन यानी 3 शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर कर सकते हैं: डिस्क्रिप्शन, कंस्ट्रक्शन एंड यूजेस। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले थर्मिस्टर है। जो वर्ड थर्मिस्टर है ना बच्चों, ये 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, थर्मल रेजिस्टर। थर्मल रेजिस्टर, तो इसे आपको समझ आ रही होगी बात। थर्मल हीट के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है और रेजिस्टर जो है करंट के फ्लो में जो ऑपोजिशन जनरेट करता है, क्रिएट करता है, उस डिवाइस को हम रेजिस्टर कहते हैं। तो रेजिस्टर का वर्ड तो हम पहले भी यूज़ करें, थर्मल रेजिस्टर यानी हीट वाला रेजिस्टर। तो यही इसकी डेफिनेशन है, वो तो उसके नाम से ही पता चल रही थी, थर्मल रेजिस्टर यानी हीट सेंसिटिव रेजिस्टर। तो बच्चों डेफिनेशन करते हैं कि थर्मिस्टर इज़ अ हीट सेंसिटिव रेजिस्टर। ये हीट सेंसिटिव रेजिस्टर है, यानी वैसे ही रेजिस्टर है जिस तरह से हमने पीछे कार्बन रेजिस्टर पढ़ा, रियोस्टेट पढ़ा, ये सब रेजिस्टर्स ही हैं। ये भी एक रेजिस्टर है, लेकिन ये हीट सेंसिटिव रेजिस्टर है। मोस्टली थर्मिस्टर्स हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ज़्यादातर जो थर्मिस्टर होता है ना, उनका एंटी सी यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम अल्फा से लिखा करते थे। ये पीछे आपको रेजिस्टिविटी वाले टॉपिक में पढ़ाया हुआ है, रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर में। उसमें बताया हुआ है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। ज़्यादातर जो थर्मिस्टर होते हैं ना, उनका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि देयर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि इनकी रेजिस्टेंस कम होती जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ता है तो इनकी रेजिस्टेंस कम होती है, टेम्परेचर कम हो तो इनकी रेजिस्टेंस क्या होती है, ज़्यादा। इनका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस क्यों होता है वो आपको वहाँ बताया था कि जिनमें सिलिकॉन, जर्मीनियम वगैरह होती है, उनका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, यानी उनकी टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है। लेकिन उन्होंने आखिर में ये भी बताया हुआ इसी पैराग्राफ के एंड में कि थर्मिस्टर विद पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस, के ऐसे थर्मिस्टर जिनका पीटीसी यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है ना, दे आर आल्सो अवेलेबल, वो भी अवेलेबल होंगे। और ये तो वो होंगे ना जिनका टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। मैं एक बात ऐड करता चलूँ, क्योंकि इसका जिक्र हमारे टेक्स्ट में नहीं है, कि जो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले होते हैं ना थर्मिस्टर्स, इनका इस्तेमाल मोटर्स वगैरह में किया जाता है। जो मोटर्स को ज़्यादा देर के लिए चलाते हैं ना, वो हीटअप हो जाती हैं। अगर उस सर्किट में थर्मिस्टर लगा होगा तो जैसे वो हीटअप होगी, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो थर्मिस्टर अपनी रजिस्टर बढ़ा लेगा। रजिस्टर बढ़ाने से करंट कम होकर वो चीज़ ऑफ हो सकती है। इस तरह से उस चीज़ डिवाइस को हम लोग ख़राब होने से, जलने से बचा सकते हैं। तो पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट वाले जो थर्मिस्टर होते हैं, यानी जिनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ जाती है, वो भी अवेलेबल है और उनका इस्तेमाल किस में किया जाता है, मोटर्स में। ये बच्चों थर्मिस्टर की सिंबल है। जिस तरह रेजिस्टर को हम लोग इस तरह से बनाते हैं ना, ये रेजिस्टर की सिंबल होती है, इस तरह थर्मिस्टर की भी सिंबल है। ये सिंबॉलिक डायग्राम है, ये ज़रूर साथ बना लीजिएगा। तो फर्स्ट पैराग्राफ मुकम्मल हुआ। देखें ज़रा मैंने आपको क्या क्या बताया। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि थर्मिस्टर थर्मल रेजिस्टर वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, यानी हीट वाला रेजिस्टर। ये इसकी डेफिनेशन है कि थर्मिस्टर इज़ अ हीट सेंसिटिव रेजिस्टर। दूसरी बात आपको ये बताई है कि मोस्टली जो थर्मिस्टर होते हैं ना, उनका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस होता है, यानी कि उनकी रेजिस्टेंस कम होती है टेम्परेचर बढ़ने से। रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होगी, कम होने से ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन लास्ट बात हमने ये बताया कि थर्मिस्टर विद पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, कि वो थर्मिस्टर जिनका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, देर आल्सो अवेलेबल, वो भी अवेलेबल है। वैसे मैंने आपको बता दिया कि वो होंगे जिनका टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी। लेकिन एक बात एक्स्ट्रा ये भी बताई कि वो मोटर्स में इस्तेमाल होते हैं। अब आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ। थर्मिस्टर्स आर मेड बाय हीटिंग अंडर हाई प्रेशर ऑफ सेमी कंडक्टर सिरामिक्स। देखिए ना, इनमें सेमी कंडक्टर है, सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह। तो आप रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर वाले टॉपिक के आखिरी पैराग्राफ में जाके देखें तो वहां लिखा हुआ है कि ये सेमी कंडक्टर होते हैं ना, इनका होता ही नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी इनका टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती नहीं है, कम हो जाती है। तो दे आर मेड बाय हीटिंग अंडर हाई प्रेशर, के ये अंडर हाई प्रेशर हीटिंग से बनाए जाते हैं। हाई प्रेशर हीटिंग किन की करनी है, सेमी कंडक्टर सिरामिक्स की, मेड फ्रॉम मेटल ऑक्साइड। और सेमीकंडक्टर सिरामिक्स भी ऐसे हैं जो मेटल ऑक्साइड से बनाए जाते हैं, जैसे निकल ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है, मैग्नीज ऑक्साइड है, इनके ऑक्साइड्स होते हैं। सिरामिक्स का बच्चों मैंने कार्बन रजिस्टर में बता दिया था कि सिरामिक्स जो है ना, ये फाइनली ग्रेन्ड फर्म अर्थी मटेरियल है, दैट इज प्लास्टिक व्हेन वेट एंड हार्डन्स व्हेन इट इज हीटेड।
और ये प्राइमरीली किस पर मुश्तमिल होती है, हाइड्रेटेड सिलिकेट्स ऑफ एल्यूमिनियम, हाइड्रेटेड सिलिकेट्स ऑफ एल्यूमिनियम मेटल होती है इसमें, हाइड्रेटेड सिलिकेट्स ऑफ एल्यूमिनियम। लेकिन अब जो हम सेरामिक्स इस्तेमाल करते हैं, एक तो वो सेमीकंडक्टर सेरामिक्स है, दूसरा उसमें मेटल नहीं है बल्कि मेटल ऑक्साइड है। सेरामिक्स का कार्बन रेजिस्टर वाले टॉपिक में बता दिया गया था कि सेरामिक्स क्ले ही होती है और इसमें, लेकिन अब हम एक ऐसी सेरामिक ऐसी क्ले यूज कर रहे हैं जो सेमीकंडक्टर सेरामिक्स है लेकिन उसमें मेटल के साथ साथ मेटल ऑक्साइड शामिल है। तो बच्चों कंस्ट्रक्शन में आपको कन्वे करा था कि थर्मिस्टर्स आर मेड बाय हीटिंग के थर्मिस्टर आपने हीटिंग करके बनानी। हीटिंग किसकी करनी है, हाई प्रेशर हीटिंग करनी है सेमीकंडक्टर सेरामिक्स की। और ये सेमीकंडक्टर सेरामिक्स जो हैं इनके अंदर मेटल ऑक्साइड हैं, जिस तरह निकल ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और कोबाल्ट ऑक्साइड वगैरह, यानी इन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं। दीज आर प्रेस्ड इनटू डिजायर्ड शेप। फिर ये जो मिक्सचर होगा ना सेमीकंडक्टर सेरामिक्स और मेटल ऑक्साइड्स का, इसको आपने प्रेस कर लेना होता है डिजायर्ड शेप में एंड बेक्ड एट हाई टेम्परेचर पे इसको पका लिया जाता है। यानी बेसिकली क्ले में ये सब जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं, आप उसको जिस किस्म के सांचे में जिस किस्म की शक्ल में ढालना चाहते हैं ढाल लें, उसको उसमें प्रेस करें और फिर उसको बेक कर लें। जब आप उसको बेक करेंगे, पकाएंगे, तो उस मतलूबा शक्ल में ढल जाएगा। तो मिक्सचर इज प्रेस्ड इनटू डिजायर शेप। इस मिक्सचर को आप डिजायर शेप में प्रेस करें एंड बेक्ड एट हाई टेम्परेचर पर बेक कर लें, तो आपको ये थर्मिस्टर हासिल हो जाएंगे। दे आर अवेलेबल इन 3 डिफरेंट शेप। ये 3 डिफरेंट शेप्स में अवेलेबल होते हैं। ये हमारे पास अवेलेबल होते हैं बीड्स, रॉड्स एंड वॉशर्स की शक्ल में। बीड्स, रॉड्स एंड वॉशर्स की शक्ल में ये अवेलेबल है। सो बच्चों कंस्ट्रक्शन भी खत्म हुई। सादा सी कंस्ट्रक्शन थी कि थर्मिस्टर को हाई प्रेशर हीटिंग से बनाया जाता है। हाई प्रेशर हीटिंग करनी है सेमीकंडक्टर सेरामिक्स की, जो मेटल ऑक्साइड यानी आयरन, कोबाल्ट, निकल वगैरह के ऑक्साइड से बनाया जाता है सेमीकंडक्टर सेरामिक। मिक्सचर को प्रेस करना है डिजायर शेप में, बेक कर लेना हाई टेम्परेचर पे। 3 डिफरेंट शेप में अवेलेबल है, बीड्स, रॉड्स और वॉशर की शक्ल में अवेलेबल है। सो बच्चों 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, डिस्क्रिप्शन और कंस्ट्रक्शन। तीसरे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरा और आखिरी पार्ट जो इसका, कि ये इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है बच्चों। इसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर के तौर पर इसका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा होता है। तो अब हम बात करेंगे टेम्परेचर सेंसर की। तो उनका कहना है कि थर्मिस्टर्स हैव वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, कि थर्मिस्टर का ना बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। थर्मिस्टर्स जो है ना, जिनका हाई नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशेंट होता है। नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशेंट का पहले भी बता दिया कि जिनकी टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होती है, कम होने से टेम्परेचर रेजिस्टेंस क्या होती जाती है, ज़्यादा। थर्मिस्टर विद हाई नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशेंट के थर्मिस्टर जिनका हाई नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशेंट होता है ना, आर वेरी यूजफुल। वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और किस तरह से फायदेमंद है, मयरिंग लो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, जिस तरह से 10 केल्विन बच्चों बहुत लो टेम्परेचर -263 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्योंकि लोअर दी टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर कम होता जाएगा, हायर दी रेजिस्टेंस, क्योंकि नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट है ना, टेम्परेचर को उलट चलना है। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम और कम होने से ज्यादा होनी। जितना टेम्परेचर कम होता जाएगा उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होती जाएगी। जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी ना, मोर एक्यूरेट मेजरमेंट इज पॉसिबल, उतनी आपके लिए ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट जो है वो पॉसिबल होगी। सो बच्चों क्या बता रहे हैं कि थर्मिस्टर का वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है टेम्परेचर सेंसर के तौर पर। यानी ऐसे थर्मिस्टर जिनका हाई नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है ना, वो वेरी यूजफुल है, यानी हमारे लिए बहुत फायदेमंद है फॉर मेजरिंग लो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए वो थर्मिस्टर हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है। लो टेम्परेचर जिस तरह से 10 केल्विन यानी -263 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि लोअर दी टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर कम होता गया उतनी इनकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट को कम गुजरने देंगे, और करंट की कमी से हम लो टेम्परेचर का अंदाजा लगा लेंगे। तो लोअर दी टेम्परेचर हायर दी रेजिस्टेंस, जितनी लो टेम्परेचर होगी उतने हाई रेजिस्टेंस होगी। इनेबल अस, वो हम इस काबिल करेगी एक्यूरेट मेजरमेंट हम लोग टेम्परेचर की कर सकें। जैसे मैंने पहले कहा कि इसकी वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन थर्मिस्टर की एज टेम्परेचर सेंसर ही है। ये टेम्परेचर सेंसर के तौर पर ही थर्मिस्टर जो है ना, उसकी एप्लीकेशन मेनली तो टेम्परेचर सेंसर के तौर पर, ये टेम्परेचर सेंसर ही के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और करते क्या है, ये चेंज इन टेम्परेचर को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। जब टेम्परेचर में चेंज आता है ना, बेसिकली ये टेम्परेचर सेंसर के तौर पर काम कर रहा है, तो करंट तो इसमें से गुजर रहा होता है। लेकिन जब टेम्परेचर कम ज्यादा होता है तो ये जो करंट इसमें से गुजरता है, जो वोल्टेज इसमें से पास ऑन होता है, वो भी कम ज्यादा होने लगता है। तो ये टेम्परेचर सेंसर के तौर पर काम करता है। टेम्परेचर में आने वाले चेंज को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, विच आर ड्यूली प्रोसेस, जिसकी ड्यूल प्रोसेसिंग होती है। मतलब ये है कि एक तो टेम्परेचर सेंसिंग तो होगी, लेकिन जो आगे वोल्टेज है ना, वोल्टेज जो ये जाहिर है करंट इसमें से गुजरेगा। जब टेम्परेचर गिरेगा, इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट कम कर देगा। टेम्परेचर ज्यादा होगा
तो रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा, ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगी, कम। उसी प्रोपोर्शन से करंट पे भी फर्क पड़ता रहेगा। जैसे बता रहा हूं कि टेम्परेचर कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम गुजरेगा। तो जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम होने से करंट बढ़ने लगेगा। तो इस तरह टेम्परेचर के कम ज्यादा होने से रेजिस्टेंस भी कम ज्यादा होने लगती है, रेजिस्टेंस कम ज्यादा होती है तो करंट भी कम ज्यादा होता है। तो वो करंट और वोल्टेज हैं वो डिवाइसेस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। जब वोल्टेज कम ज्यादा होता है, करंट कम ज्यादा होता है, तो डिवाइसेस को ऑन ऑफ किया जा सकता है। इस तरह से ये एक टेम्परेचर सेंसर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। टेम्परेचर सेंसर टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन भी देता है और डिवाइसेस को ऑन ऑफ करने के काम भी आता है। तो थर्मिस्टर की वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन एज ए टेम्परेचर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर के तौर पर इसकी बेतहाशा एप्लीकेशन है, क्योंकि टेम्परेचर में आने वाली चेंजेस को ये इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। इलेक्ट्रिकल वोल्टेज करंट तो इसमें से गुजर ही रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर कम ज्यादा होगा ये करंट को भी कम ज्यादा करेगा। तो इस तरह जो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज जो पल्सेस हमें हासिल होंगी उनको ड्यूअल प्रोसेसेस किया जाएगा, यानी उनसे टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन भी होगी और डिवाइसेस को भी ऑन ऑफ करने का काम लिया जा सकता है। बच्चों नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक जो है उसका नाम है इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डेसिपेशन। इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डेसिपेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। बच्चों ये टॉपिक जो है 16, 17, 18 के पेपर्स में आप देखेंगे ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ चुका है, लेकिन इसका एक हिस्सा तो अभी 42 पेज पे है ना, तो इसका 44 पेज पे जो है इसका एक सेकंड पार्ट भी है। तो ये इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डेसिपेशन रेजिस्टर का उन्होंने पूछा और साथ में मैक्सिमम पावर आउटपुट का भी पूछा हुआ था। तो जैसे वो पार्ट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका पहला हिस्सा हम पीछे पढ़ चुके हैं पेज 42 पे। बहरहाल अभी तो हम इसका फर्स्ट पार्ट ही पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डेसिपेशन इन रेजिस्टर का। इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डेसिपेशन रेजिस्टर जो है, यानी आप लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इस टॉपिक को कर लीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ही करना पड़ेगा क्योंकि इसका ये एक हिस्सा फिर दूसरा हिस्सा इसके साथ मिलता है, तो फिर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इसको किया जाता है। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डेसिपेशन इन रेजिस्टर। कंसीडर सर्किट। फर्ज करो कि हमारे पास एक सर्किट है कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ई एंड इन सीरीज विद रेजिस्टर आर, जो मुश्तमिल है सिर्फ दो चीजों पर, एक बैटरी ई है और उसके साथ सीरीज में रेजिस्टर आर लगी हुई है। इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डेसिपेशन इन रेजिस्टर हमारा टॉपिक है। पहले हमने इलेक्ट्रिकल पावर ही डिफाइन करनी है, तो उसको डिफाइन करने के लिए कंसीडर अ सर्किट, एक सर्किट कंसीडर करें कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ई इन सीरीज विद रेजिस्टर आर। एक ऐसा सर्किट है जिसमें जो मुश्तमिल है एक बैटरी ई पर, बैटरी ई में है ना, बैटरी ई पर और इन सीरीज विद रेजिस्टर आर है, सीरीज में उसके साथ रेजिस्टर आर जो लगा रखा है। स्टेडी करंट आई फ्लो थ्रू रेजिस्टर आर, इस रेजिस्टर आर में से स्टेडी करंट फ्लो करेगा, मुसलसल करंट फ्लो करेगा, इस रेजिस्टर में से इस सर्किट में मुसलसल करंट फ्लो करेगा इफ स्टेडी पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी ऑफ द रेजिस्टर। अगर रेजिस्टर के टर्मिनल ए और बी के दरमियान एक मुस्तकिल मुसलसल पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद रहा तो मुसलसल करंट भी फ्लो करेगा। बच्चों तो कॉमन सेंस की बात है, अगर एक टर्मिनल हमेशा हाई पे रहा, पॉजिटिव को हाई पोटेंशियल कहते होते हैं और नेगेटिव को क्या कहते हैं, लो पोटेंशियल। अगर एक टर्मिनल हाई पे रहा, दूसरा टर्मिनल हमेशा लो पे रहा, एक का हाई और दूसरा लो, ये पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो हाई से लो की तरफ करंट भी बहता रहेगा। यानी अगर कांस्टेंट पोटेंशियल स्टेडी पोटेंशियल डिफरेंस रहा तो स्टेडी करंट भी फ्लो करता ही रहेगा। तो ये वो कह रहे हैं कि स्टेडी करंट आई फ्लो थ्रू दिस सर्किट, इस सर्किट में स्टेडी करंट फ्लो करता रहेगा इफ स्टेडी पोटेंशियल डिफरेंस, अगर ये मुसलसल पोटेंशियल डिफरेंस रहा बिटवीन टर्मिनल बी ए एंड बी ऑफ द रेजिस्टर, रेजिस्टर के टर्मिनल ए और बी के, यानी ए हमेशा हाई पे रहा, बी लो पे रहा, तो स्टेडी पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस रहा तो कांस्टेंट करंट भी चलता रहेगा। मजीद बच्चों उनका कहना है एज टर्मिनल ए जो है रेजिस्टर का, जो टर्मिनल ए है कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल, यानी पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी। आप देख सकते हैं कि रेजिस्टर का जो टर्मिनल ए है ना, रेजिस्टर का जो टर्मिनल ए है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल यानी पॉजिटिव पोल से कनेक्टेड है। सो इट इज एट हायर पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू बी, क्योंकि बी तो लो पे कनेक्टेड है ना, बी लो पोटेंशियल यानी नेगेटिव पे कनेक्टेड है। चूंकि रेजिस्टर का जो टर्मिनल ए है वो पॉजिटिव पोल यानी हाई पोटेंशियल से पे कनेक्टेड है, सो इट इज ए टर्मिनल जो है ना वो हायर पोटेंशियल पे है विद रिस्पेक्ट टू टर्मिनल बी, वो टर्मिनल बी के लिहाज से हायर पोटेंशियल पे है टर्मिनल बी के लिहाज से। अब चार्जेस देखें ना, चार्जेस का फ्लो ही करंट कहलाता है। चार्जेस जो है ना, लेट से कि हम ये कहते हैं कि डेल्टा क्यू चार्ज है और टाइम डेल्टा टी में फ्लो करते हैं और टाइम रेट ऑफ फ्लो चार्जेस करंट कहलाता है। वो चार्जेस सारे फ्लो करते हुए हाई पोटेंशियल से चलेंगे, रेजिस्टर में से टर्मिनल ए से बी से होते हुए यहां पर आ जाएंगे। अब वो सारे चार्ज यहां पर आ गए। जैसे चार्जेस हाई से लो पोटेंशियल यानी बी टर्मिनल पे आ जाते हैं, ये बी यहां ले लें या यहां ले लें, बी टर्मिनल यानी लो पोटेंशियल पे आते हैं, तो बैटरी कॉन्टिन्यूसली लिफ्ट द चार्ज,
तो बैटरी क्या करेगी, कॉन्टिन्यूसली चार्ज को लिफ्ट करेगी, डेल्टा क्यू चार्जेस को लिफ्ट करेगी एंड अप हिल थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस वी, और इनको अप हिल करेगी इस पोटेंशियल डिफरेंस वी में से। बच्चों कोई भी आप रजिस्टर की जगह बल्ब वगैरह लगा लें, साथ में एक सेल लगा लें, सेल के साथ जब आगे बल्ब कनेक्ट करेंगे तो सेल का काम क्या होगा, चार्जेस हाई से लो की तरफ जाएंगे, बल्ब जल पड़ेगा। हाई से किसकी तरफ चलाएंगे, लो की तरफ। जब वो बल्ब में से गुजरेंगे तो बल्ब ऑन हो जाएगा, ग्लो करने लगेगा। लेकिन आप लोग देखते हैं कि बल्ब सिर्फ एक दफ़ा फ्लैश करके बंद नहीं हो जाता, बल्ब मुसलसल क्यों चलता रहता है, क्योंकि वो चार्जेस हाई से चलते हैं, बल्ब में से गुजरने के बाद लो पे आते हैं, बल्ब भी फ्लैश करना शुरू हो जाता है, लेकिन लो पर आते हैं ना तो सेल फिर अपनी केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करता है, उन पे वर्क करता है, उनको एनर्जी देता है उन चार्जेस, उनको फिर लो से हाई पर भेज देता है। यानी लो लो ही रहता है, हाई फिर हाई रहता है। वो चार्जेस जब लो से हाई पर जाते हैं फिर घूमने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यही तो बैटरी का काम होता है कि वो मुसलसल एनर्जी सप्लाई करती है, वर्क करती है, ताकि चार्जेस को कॉन्टिन्यूसली लिफ्ट करती है इस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वी, हाई और लो से हाई की तरफ भी पोटेंशियल डिफरेंस वी है, इसमें से अप हिल करती है, उनको लिफ्ट करती है। तो जैसे लो से हाई की तरफ जाएंगे तो फिर से वो ये हाई बन जाएगा और ये लो बन जाएगा और वो फिर स्टेडी करंट चलता रहेगा। अब वर्क डन कितना हुआ, बैटरी ने कितना वर्क किया, कितनी अपनी नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस्तेमाल किया ताकि चार्जेस जो है वो लो से हाई पर जाएं। तो वर्क डन जो होगा, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज डेल्टा क्यू थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस वी। अब जो वर्क किया गया इन चार्जेस डेल्टा क्यू को मूव करने के लिए इस पोटेंशियल डिफरेंस वी यानी लो से हाई पर ले जाने के लिए, वो वर्क डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू वी के इक्वल होगा। ये वही फार्मूला है जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क ऑन यूनिट चार्ज कहते थे, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू वी के बराबर होगा। दिस इज द वर्क डन बाय बैटरी, ये वर्क डन भी कह सकते हैं और एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, ये एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी भी है। जितना वर्क किया ना लो से हाई पर, इतनी एनर्जी दी है चार्जेस को बैटरी ने। बच्चों ये वर्क या एनर्जी अगर आपको पता चल गई तो अब आप पावर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग फर्स्ट ईयर से जानते हैं ना पावर क्या होती थी। पावर होता था रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क पर यूनिट टाइम पावर कहलाता है। वर्क पर यूनिट टाइम या एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम पावर कहलाती है। तो वही बात है ना, अगर आपने एनर्जी निकाल ली है, वर्क निकाल लिया है, इसको टाइम से डिवाइड करें तो वर्क पर यूनिट टाइम या एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर कहलाएगी। तो देखें जरा दूसरे पैराग्राफ में जहां ये फार्मूला लिखा हुआ है, तो दिस इज द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी एंड द रेट एट विच बैटरी इज सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल पावर, और वो रेट जिससे बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रही है एनर्जी पर यूनिट टाइम, वही इलेक्ट्रिकल पावर कहलाती है बैटरी की। द रेट एट विच बैटरी इज सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो रेट जिससे बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेगी एनर्जी पर यूनिट टाइम, सिर्फ इसको टाइम से डिवाइड कर दें तो वो इलेक्ट्रिकल पावर बन जाएगी। ये बच्चों इसकी डेफिनेशन है आपके टेक्स्ट में दी हुई है और उसको हाईलाइट कर लीजिएगा। देखो मेन पॉइंट्स ये हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डेसिपेशन इन रजिस्टर हमारा टॉपिक था। हमने कहा कि हमारे पास एक सर्किट है कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ई इन सीरीज रजिस्टर आर, जो एक बैटरी ई और सीरीज में एक रजिस्टर आर पर मुश्तमिल है। स्टेडी करंट आई फ्लोज थ्रू दिस सर्किट, स्टेडी करंट इस सर्किट में फ्लो करेगा, लेकिन कब, जब स्टेडी पोटेंशियल डिफरेंस भी एग्जिस्ट करेगा टर्मिनल ए एंड बी ऑफ द रजिस्टर। यानी अगर टर्मिनल ए हाई पे रहता है और बी लो पे रहता है तो स्टेडी करंट भी फ्लो करता रहेगा। लेकिन फिर हमने कहा कि चूंकि टर्मिनल ए जो है रजिस्टर का वो हाई पोटेंशियल पे है विद रिस्पेक्ट टू टर्मिनल बी, तो चार्जेस हाई से किस पर आ जा करेंगे, लो पर, यानी ए से चलेंगे और किस पर आ जा करेंगे, बी पर, लो पर आ जा करेंगे। और जैसे ही चार्जेस लो पर आएंगे तो बैटरी कॉन्टिन्यूसली लिफ्ट करेगी चार्जेस को, अपहिल करेगी थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस भी। अब जब अपहिल करना है तो बैटरी ने उन पर वर्क तो किया है, लो से हाई पर बगैर एनर्जी के तो नहीं जाएंगे। तो जितनी एनर्जी, जिस तरह से अगर हम ईंट ही है ना वो जमीन से उठा के छत पे रखना चाहते हैं तो एनर्जी देना पड़ती है। तो अब उनको अपहिल करने के लिए वर्क या एनर्जी दी गई, तो वर्क डेल्टा डब्ल्यू अगर उन पर वर्क किया गया है डेल्टा क्यू चार्जेस को मूव करवाने के लिए थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस वी लो से हाई की तरफ, तो जो वर्क डन होगा डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा क्यू वी के इक्वल हो जाएगा। मैंने बताया कि ये एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी है, और अगर एनर्जी पता है तो एनर्जी या वर्क पर यूनिट टाइम ही पावर कहलाता है। और ये आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई थी पेज नंबर 42 के ऊपर। द रेट एट विच बैटरी सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो रेट जिससे बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करती है एनर्जी पर यूनिट टाइम, वो इलेक्ट्रिकल पावर कहलाती है। तो बस बच्चों इस एनर्जी को आप टाइम से डिवाइड कर दें, वर्क को, पावर आ जाएगी। तो पावर का कॉन्सेप्ट हमारा यही होता है। तो अब हम पावर की डेफिनेशन बना लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर विल बी इक्वल टू एनर्जी सप्लाइड डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, यानी वर्क पर यूनिट टाइम। एनर्जी अभी निकाली आपको बताइए, डेल्टा क्यू वी है और में डेल्टा टी है। तो डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस क्या कहलाता है, करंट। तो पी इज इक्वल टू वी आई के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह पावर का हमने फार्मूला बना लिया। बच्चों ये जो पावर का हमने फार्मूला बनाया ना, दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर सोर्स ऑफ करंट आई। ये पावर का वो जनरल फार्मूला है
जो सोर्स ऑफ करंट आई पावर डिलीवर करता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस वी पे ऑपरेट कर रहा है। सोर्स ऑफ करंट, वो बैटरी हमारी सोर्स ऑफ करंट है ना, वो सोर्स ऑफ करंट आई है हमारी, वो बैटरी जिसकी ईएमएफ ई हम कह रहे थे, ई से जिसको रिप्रेजेंट किया था। तो दिस इज द पावर, पी इज इक्वल टू वी आई, जो हमने फार्मूला बनाया ना, दिस इज द पावर डिलीवर्ड बाय सोर्स ऑफ करंट आई। ये वो सोर्स ऑफ करंट है जिसको ई का नाम दे रहे थे। सोर्स ऑफ करंट आई ने ये पावर डिलीवर की और वो ऑपरेट कर रहा था पोटेंशियल डिफरेंस वी पे। लेकिन बच्चों जाहिर है कि जितनी पावर सप्लाई होती है ना, उतनी ही डेसिपेट होगी। यानी ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमारे पास जो है, देखें जितनी पावर इसने सप्लाई करनी ना, उतनी यहाँ डेसिपेट होनी। अगर ये सप्लाई कम होगी तो डेसिपेशन भी कम होगी। तो पावर सप्लाइड बाय द बैटरी जो है ना, पावर सप्लाइड बाय द सोर्स, जितनी सोर्स पावर सप्लाई करेगा ना, दैट इज इक्वल टू द पावर डेसिपेटेड अक्रॉस द रेजिस्टर आर। वो पावर डेसिपेशन होगी अक्रॉस द रेजिस्टर आर। बेसिकली यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि जितनी सोर्स ने पावर सप्लाई करनी है, उतनी रेजिस्टर के अक्रॉस जाके ड्रॉप हो जानी है। ये तो आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे कि एक्चुअली ये नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलता है, यानी अपनी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है, और ये इलेक्ट्रिकल को दोबारा नॉन इलेक्ट्रिकल में बदल देते हैं। यानी अगर ये बल्ब है ना, तो ये इलेक्ट्रिसिटी से दोबारा लाइट एनर्जी बना देगा। तो जितनी ये एनर्जी बनाता है ना इलेक्ट्रिकल, वही यहाँ कंज्यूम होती है। तो पावर सप्लाइड बाय द सोर्स होती है ना, दैट इज इक्वल टू पावर डेसिपेटेड अक्रॉस द रेजिस्टर आर। ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी के मुताबिक है बच्चों। लेकिन ये जो हमने फार्मूला बनाया है ना, पी इज इक्वल टू वी आई, इसके और डिफरेंट वर्जन बन सकते हैं। पी इज इक्वल टू वी आई होता है ना, वी की जगह आई आर पुट करें। अगर हम वी की जगह आई आर पुट करें तो पी इज इक्वल टू आई स्केयर आर हो जाएगा। ये इसका एक दूसरा वर्जन बन गया, इसको क्वेश्चन 2 का आप नाम दे सकते हैं। पी इज इक्वल टू वी आई होता है तो आई की जगह वी ओवर आर भी लिख सकते हैं। वी इज इक्वल टू आई आर होता है, आई की जगह वी ओवर आर लिखें, वी वैसे लिख लें, आई की जगह वी ओवर आर लिखें तो वी स्क्वायर ओवर आर हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास फार्मूले ना पावर का, पी इज इक्वल टू वी आई या आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर ओवर आर, ये हम कोई भी इनमें से यूज कर सकते हैं। इनसे हम रेजिस्टर के क्रॉस जो डेसिपेट होने वाली पावर है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे वो तो इतनी होनी जितनी सोर्स ने डिलीवर करनी, उतनी रेजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप होनी है। लेकिन आप करंट और रेजिस्टेंस की मदद से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वोल्टेज और रेजिस्टेंस की मदद से भी पावर डेसिपेशन, पावर का जो वहाँ इस्तेमाल है, ज़िया है, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चों इनमें यूनिट्स सब में ऐसा यूनिट इस्तेमाल करने हैं। पावर वाट्स में होगी, करंट एम्पियर में होगा, रेजिस्टेंस ओहम में होगी, वोल्टेज वोल्ट्स में होगी। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।